प्रकाश सर, जिस तरीके का व्यवहार अभी हम देख रहे हैं लोकसभा में, राज्यसभा के अंदर, अभी राज्यसभा पर भी आऊंगा, लेकिन जो अभी बिरला जी की बात हो रही है भाई, साफ तौर पर अब वो स्वीकार कर रहे हैं कि माइक का पूरा कंट्रोल उनके हाथ में रहता है। अब जब ये बात सामने आ गई है तो क्या आगे भी इसमें कुछ सुधार होगा या फिर ये चीजें ऐसे ही चलेंगी? एक और चीज का जिक्र कर दूं कि विपक्ष ने एक चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी में विपक्ष ने बिरला जी के व्यवहार पर आपत्ति जताते हुए कई सारे सवाल पूछे, जिसमें उन्होंने जो सांसदों की तरफ से एडजस्टमेंट मोशन लाया जाता है उसका जिक्र किया। और उन्होंने ये कहा है कि उसको पढ़ा तक नहीं जाता है, उसको एक साथ का अगर कई लोग लाए तो उसको एक साथ क्लब करके और सामूहिक रूप से उसको किनारे फेंक दिया जाता है, वो साफ एक ही बार में इनकार कर दिया जाता है, जो पहले नहीं होता था। लेकिन उसके बाद अब ये देखा गया कि बिरला जी जो है वो उन्होंने पढ़ा, अगले दिन जब चिट्ठी ये हो गई उसके बाद उन्होंने पढ़ा बकायदा। क्या माना जाए कि अब ये सच जब देश के सामने आ गया है तो इस व्यवहार में भी कुछ सुधार हो जाएगा, अब विपक्ष का माइक नहीं बंद होगा? देखिए, हमने इसकी आशा करना भी फिलहाल में मुझे ऐसा लगता है कि ये क्या बोलते हैं इसको, एक ओएसिस यानी जिसको मृगजल बोलते हैं ना, वो हो जाएगा। ये इम्पॉसिबल है। ये बिरला जी बोलो या धनखड़ जी बोलो, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये इन लोगों ने कोई वो जो पद है उसकी गरिमा रखी है? देखिए, ये पद सभापति का, राष्ट्रपति का, राज्यपाल का, जजेस का, ये पद ऐसे है कि ये पार्टी भी रहित और पक्ष भी रहित इम्पार्शल लोगों ने वहां बैठना चाहिए। लेकिन हम लोग तो देख रहे हैं किस तरीके से सारी सिस्टम जो है डेमोक्रेसी को, जिसके ऊपर डेमोक्रेसी चलती है, ये सारे पद जो है ये तो अभी पूरे खत्म हो गए हैं। ये जो धनखड़ जी हमेशा करते हैं, जिस तरीके से पिछले बार आपको पता है कि किस तरीके से जया भादुड़ी ने उनको डांट दिया था, जिस तरीके से उनका उल्लेख करते हैं, अपमानित करते हैं, सातत्य से पार्शियलिटी करते हैं, चाहे वो बिरला जी हो, धनखड़ जी हो। ये जो केंद्र में है वही हमारे महाराष्ट्र राज्य में भी है। जिस तरीके से कोश्यारी जी काली टोपी यानी संघ की टोपी पहन के वो राज्यपाल भवन में बैठते थे और किस तरीके से काम करते मैंने खुद देखा है। कोश्यारी जी जो हमें जब मिलने गए थे, जब ये कोरोना काल के अंदर, मैं साइकिल यात्रा किया था 1000 किलोमीटर की, और उसके बाद में हम उनको निवेदन देने गए थे साइकिल पर, साइकिल यात्रा लेके, किसानों को लेके। तो मुझे कोश्यारी जी बोलते थे कि पोरे साहब, अरे आप तो इनका, ये विपक्ष का, कांग्रेस वालों का मुझे कुछ लाके दीजिए, मैं इनको जीना हराम कर दूंगा, इनको परेशान कर दूंगा। तो इस तरीके से एक आदमी कुर्सी पे बैठ के बाकायदा जब बोलता है, और जिस तरीके से उन्होंने उनके कार्यकाल के अंदर कामें की, जिस तरीके से शिवाजी महाराज का अपमान किया, या ये अभी हाउस के अंदर भी जिस तरीके से धनखड़ जी के और बिरला जी के ये जो कारनामे दिखते हैं। अभी मैं आपको याद दिलाऊंगा वो वाकया, जिस समय पे ये जो अपना नया पार्लियामेंट बना था, तो उसका जो उद्घाटन करने के लिए जो मोदी जी गए थे, उस समय पे बिरला जी इनके पीछे किस तरीके से हिज मास्टर वाइस करके घूम रहे थे। देखिए, ये कोई गरिमा जो रखना चाहिए पदों की, ना वो मोदी रखते हैं, ना ही ये स्पीकर लोग रखते हैं, और ना ही ये लोग अभी, मुझे तो ऐसा मालूम पड़ा है कि अगर राष्ट्रपति जी को भी किसको मिलना होगा या उनको कहाँ जाना होगा या कोई गेस्ट को बुलाना होगा, उसकी लिस्ट भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से फाइनल होके आती है। इस तरीके से अगर ये देश में अगर चलता है तो क्या राष्ट्रपति को भी निवेदन देके कोई चीज के लिए, जैसे अभी हमारे विदर्भ का मुद्दा चल रहा है कि भाई हमारा स्टेट अलग बना दीजिए, हमारे यहाँ परेशानी है, रोज 10 किसान 12 किसान आत्महत्या कर रहे। मैं आज आया हूँ, एक दिन में 3 किसानों ने सुसाइड की है, तीनों के घर से मैं आ रहा हूँ, पूरा परिवार देख के आया हूँ। और भयंकर परिस्थिति है, भयंकर परिस्थिति है। एक दिन में 10-10 किसान 12-12 है, तो अब क्या करेंगे आप ऐसी इसके अंदर? और एक प्रदेश की बात करो, 11 डिस्ट्रिक्ट का प्रदेश है हमारा विदर्भ सिर्फ, और उसमें अगर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर रोज अगर 2-2 3-3 सुसाइड हो रही है, अभी तक के तो मुझे लगता था कि रोज 10 हो रही है, लेकिन मुझे अभी ऐसा लगता है। और ऐसे बाद में, और ये सुसाइड कब हो रही है? हमारे
राज्य के जो फाइनेंस मिनिस्टर है या जो डिप्टी सीएम है मिस्टर अजीत पवार, इन्होंने अभी हमारा स्टेट का ये हुआ फाइनेंस बजटरी ये हुआ अधिवेशन हुआ बजट का, तो लोगों आस लगा के बैठे थे किसान कि ये इन्होंने जिस तरीके से इसमें बताया हमारे जिनका जो इलेक्शन के मैनिफेस्टो के अंदर उन्होंने लिखा था कि हम किसानों की ऋण माफी करेंगे, तो लोग आस लगा के बैठे थे। तो पूरे अधिवेशन के अंदर कुछ हुआ नहीं है और अभी कल जाके उन्होंने परसों जाके उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि कोई ऋण माफी वगैरह होने वाली नहीं है, 31 मार्च के पहले आप सारे के सारे इमीडिएटली कर्जा भर दो, नहीं तो आपका कुछ खरा नहीं है और हम लोग बहुत इसे लेंगे। और क्लियर बोल दिया होगी नहीं, ये साल भी नहीं, अगले साल भी नहीं है, क्योंकि पैसा ही नहीं है हमारे पास में। उन्होंने बताया कि 3.5 करोड़ रुपए, 3.5 लाख करोड़ रुपए तो कर्मचारियों का सैलरी देने के लिए उनको लगता है। किसानों का पूरा ऋण होगा करीब 25-30 लाख रुपया, 25-30 हजार करोड़ रुपए, सिर्फ 25-30 हजार करोड़ रुपया। और 3.5 लाख करोड़ अगर सालाना अगर कर्मचारियों का, गवर्नमेंट सर्वेंट्स का अगर सैलरी है, अगर इन्होंने हर महीने में सिर्फ 15 दिन का भी सैलरी काटा तो 2 महीने में 30,000 करोड़ रुपए इनको मिल सकते हैं और 2 महीने में इनको पूरी किसानों की ऋण माफी हो सकती है। लेकिन इनको करना नहीं है क्योंकि इनमें दम नहीं है। ये सरकारी कर्मचारियों का 15 दिन का कर्जा काटा भी आह्वान कर दिया कि भाई ऐसी बड़ी बेकार परिस्थिति है और हम सब सरकारी कर्मचारियों को रिक्वेस्ट करते हैं कि आधा इस महीने का आधा सैलरी लीजिए और अगले महीने का आधा लीजिए, या ठीक है हफ्ते एक हफ्ते का भी बोले तो 4 महीने में तो पूरे इसका हो सकता है। पैसा नहीं है, क्यों नहीं है पैसा? क्योंकि लाडली बहना को 30-35 हजार करोड़ रुपए का इनको ये करना है, बाकी खर्चे बड़े हैं और टैक्स तो इतने लगा के रखे, उसके बावजूद भी पैसा नहीं है, ठीक है। और 7-8 लाख करोड़ रुपए का तो इनके ऊपर वापिस कर्जा हो गया, उसका ब्याज देना, उसके लिए भी पैसा नहीं है। तो ये आज ऐसी परिस्थिति है कि ये 2 दिन से किसानों की इतनी सुसाइड बढ़ी है हमारे यहाँ पे, क्योंकि किसान जो आस लगा के बैठे थे कि भाई ऋण माफी होगी। अच्छा, किसानों के ऊपर कर्जा क्यों हो गया है? ये वही किसान हैं कि जो 1960-65 के दरमियान में बैंकों में डिपॉजिट रखता था। अब बैंकों में डिपॉजिट रखना रहा किसान 1960-65 के दरमियान, अभी 2025 में स्थिति ऐसी हो गई है कि पिछले 10-15 साल से लगातार कर्जे ले रहा है, लगातार डूब रहा है, क्योंकि फसल के दाम गिर गए, फसल का उत्पादन कम हो गया और उसके बाद में खर्चा बढ़ गया खेती का। तो ऐसे कंडीशन के अंदर जो लगा के बैठा था, और ऐसे इसके अंदर ये लोग, मैं मानता हूं कि ये मैं विषय से थोड़ा भटक रहा हूं लेकिन मैं एक ही सेकंड लूंगा राम तुम्हारा। तो क्या है कि जिस तरीके से अभी ये इन्होंने बोला, तो ये जो मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस जी, इनका काम था कि उनको रोके और बोले ऐसा मत करिए, ऐसे स्टेटमेंट मत दीजिए, लेकिन इन्होंने स्टेटमेंट दे दिया। बात ऐसी है कि इसके ऊपर लोगों का ध्यान नहीं जाना चाहिए करके आपको मालूम है किस तरीके से फिर कुणाल कामरा और ये वो सारे वाहियात बातें चला रहे हैं। वो कोरटकर का प्रकरण चल रहा है पिछले पूरे अधिवेशन के अंदर। तो कहने का मतलब पदों की गरिमा रखने के जो दिन थे, जो रखने वाले लोग थे, वो सारे खत्म हो गया। चाहे फिर उसके अंदर हमारे पार्लियामेंट के आपके सभापति, जिनका दोनों को मैंने नाम लिया, वो बोलो, या हमारे स्टेट की बात बोलो, तो हमारे स्टेट का भी असेंबली का जो हमारा जो सभापति है, जिसने 2.5 साल सुप्रीम कोर्ट के बोलने के बाद में भी निर्णय नहीं दिया और पूरे 2.5 साल एक असंवैधानिक सरकार हमारे स्टेट में चलती रही। तो ऐसे कंडीशन के अंदर अभी हमने ये आशा रखना और आपने ये करना, मुझे ऐसा लगता है कि इट विल बी ए नाइटमेयर। ये होगा। ये अभी आशा छोड़ दीजिए राम भाई, अभी कोई ये बचा नहीं है, ना संविधान बचा है, ना ही कोई प्रोटोकॉल बचा है। जी